तंवरावाटी तथा पाटन राज्य के तंवर राजपूतों का इतिहास। जयपुर और सीकर के आसपास का क्षेत्र, जिसे आजकल तोरावाटी अथवा तंवरावाटी के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र की राजधानी पाटन रही है। तोरावाटी संस्कृत के तोमर शब्द से उत्पन्न तंवर या तोमर राजपूतों के आधिपत्य के कारण तोरावाटी पड़ा है। इस क्षेत्र पर तोमर वंशी राजपूतों का शासन रहा है, इसलिए इसे तोमरवाटी कहा जाने लगा, जो लोक भाषा में तोरावाटी अथवा अब तंवरावाटी कहलाने लगा है। राजस्थान में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनके नाम आज भी उस क्षेत्र पर शासन करने वाली जाति विशेष के नाम से जाने जाते हैं, जैसे मांगल्यावाटी, जहाँ घोइलोत मांगलियों का निवास क्षेत्र रहा है। बीकानेर की स्थापना से पूर्व उसके आसपास का क्षेत्र जोहियावाटी कहलाता था, जो जोहिया राजपूतों के कारण पड़ा। इसी प्रकार राव शेखाजी के वंशजों को शेखावत कहते हैं और उनका ठिकाना आज भी शेखावाटी कहा जाता है। इसी कड़ी में तोमर वंशी राजपूतों का ठिकाना तोरावाटी के नाम से विख्यात है। तंवरावाटी और पाटन के तंवर राजपूतों का सीधा संबंध पांडु पुत्र अर्जुन के वंशज दिल्लीपति सम्राट अनंगपाल जी तोमर से है। अनंगपाल द्वितीय ने अपने 2 पुत्र अमजी और सलून को जयपुर के आसपास के इस वर्तमान तोरावाटी क्षेत्र में स्थापित किया था। इनसे पूर्व भी दिल्ली के तोमर राज्य की सीमाएं इस क्षेत्र तक फैली हुई थी। कालांतर में इस क्षेत्र तक दिल्ली की सीमाएं सुरक्षित करने के उद्देश्य से इन दोनों राजकुमारों को इस क्षेत्र में स्थापित किया गया था। सलून ने 1088 ईस्वी में अचलगढ़ के किले को फतेह किया था। इसके पश्चात उन्होंने नारनौल गांव से लेकर नीम का थाना और कोटपुतली तक सांकला राजपूतों के 32 गांवों पर अधिकार किया था। यह 32 गांव पहले सांकला पावा राजपूतों के अधिकार में थे और सांकला राजपूत बेवा को अपनी राजधानी बनाकर रह रहे थे, परंतु महाराज अनंगपाल तोमर के बहादुर पुत्रों ने बेवा के सांकलों से युद्ध करके उन्हें पराजित कर बेवा पर अधिकार कर लिया। सलून के बड़े भाई अमजी ने थोड़ा आगे बढ़कर नरेना पर अधिकार कर लिया और कालांतर में अमजी के वंशज अजमाल जी हुए, जिनके वीर पुरुष रामदेव जी हुए, जिन्होंने रामदेवरा में अपनी राजधानी स्थापित की थी। सलून तोमर ने अपने बाहुबल से आसपास के बड़े भूभाग पर अधिकार कर एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना करना प्रारंभ किया। सलून जी के निहाल सिंह पुत्र हुए, जिन्होंने पाटन के नजदीक नरहर को 1109 में जीता था। इसके बाद 1110 में निहाल सिंह के पुत्र राजा दोहता ने पाटन के पास ही तोंदा को जीतकर अचलगढ़ की सीमा में मिला लिया था। राजा दोहता के 3 पुत्र हुए, हरमन, जयरथ और पोपट। राजा दोहता के द्वितीय पुत्र जयरथ बड़े वीर पुरुष हुए। उनके शरीर पर घने बाल होने के कारण उन्हें जटमल कहा जाने लगा। कालांतर में इन्हीं जटमल के वंशजों को जाटू तोमर कहा जाने लगा। इनके वंशज हरियाणा के रोहतक, भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़, गुड़गांव आदि के 1440 गांवों में बसते हैं। इनके बड़े भाई हरमन जी पिता से आज्ञा प्राप्त कर धौलपुर वे उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करने हेतु चले गए। राजा दोहता तोमर के देहांत के पश्चात तृतीय पुत्र पोपटराज जी तोमर उनके उत्तराधिकारी बने। राजा पोपटराज तोमर वीर व साहसी राजा हुए। इन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित करने हेतु सन 1135 में पपरूना नामक गांव की नींव रखी। राजा पोपटराज की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी राजा पीपलराज तोमर ने 1156 में पाटन के बहु सांकला को युद्ध में पराजित कर पाटन को जीत लिया था। उसके पश्चात बिहार के भीम सांकला को युद्ध में पराजित कर उससे बिहार छीन लिया था। आसपास के सभी क्षेत्रों को मिलाकर राजा पीपलराज ने पाटन को तोमर राज्य की राजधानी का गौरव प्रदान किया। राजा पीपलराज के समकालीन दिल्ली में शक्तिशाली तोमर शासक मदनपाल राज्य कर रहे थे। मदनपाल उस समय उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली राजा थे। पाटन के तोमर दिल्ली के तोमरों की ही शाखा थी। राजा पीपलराज के 4 पुत्र हुए, आसल जी, कौनसी जी, पालन जी और भैरू जी। राजा पीपलराज की मृत्यु के पश्चात आसल जी पाटन की राजगद्दी पर बैठे। आसल जी तोमर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया और इन्होंने राणा का विरोध धारण किया, जो बड़ी उपलब्धि का द्योतक है। राणा आसल जी तोमर के समकालीन अजमेर के पृथ्वीराज चौहान थे। पाटन के राणा आसल जी तोमर ने तुर्कों के विरुद्ध दिल्ली के राजाओं का साथ दिया था और तराइन के दोनों युद्धों में राणा आसल और पाटन के तोमरों ने भाग लिया था। राणा आसल के बाद क्रमश कंवरसी, महिपाल, भूपाल, बच्छराज, बहादुर और बहादुर सिंह तोमर पाटन के राणा हुए। राणा बहादुर सिंह की 14 रानियों से 32 पुत्र हुए।
इन 32 पुत्रों को आजीविका हेतु 32 गांव दिए गए, जिससे ये क्षेत्र 32 के नाम से पहचाना जाने लगा। राणा बहादुर सिंह के पश्चात क्रमश पृथ्वीराज, राणा कल्याण, कुंभा, भैरसी और राणा जगमाल पाटन की गद्दी पर बैठे। राणा जगमाल के 8 पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र पूर्णमल राणा बने। उनके पश्चात लाखन और लूणकरण हुए। राणा लूणकरण के 11 पुत्रों में से 8 पुत्र जीवित रहे, जिनसे तंवर राजपूतों के 8 थांबे प्रारंभ हुए। राणा लूणकरण के पश्चात उनके पुत्र राणा कंवल जी तोमर पाटन की गद्दी पर बैठे। राणा कंवल के 2 रानियां थी, जिनसे 11 पुत्र हुए, जिनमें से 4 पुत्र ही जीवित रहे। बाकी पुत्रों ने तुर्क आक्रांतों के खिलाफ हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त की। राणा कंवल के एक पुत्री भी थी, जिसका विवाह आमेर के शासक उदयकरण जी के साथ किया गया था। राणा कंवल के 4 पुत्रों उदो जी, आसल जी, केलोर जी और फत्तू जी के नाम से अलग अलग 4 खांपे फटी, जो उनके नाम पर कहलाई। बड़ी रानी से उदो जी का जन्म हुआ और बाकी तीनों का छोटी रानी से हुआ था। उदो जी की माता का देहांत हो जाने के पश्चात उनकी जामाता ने अपने पुत्र आसल को राजगद्दी पर बिठाने के लिए षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। उसने उदो जी को जहर देने का भी विफल प्रयास किया। जब उदो जी को इसका ज्ञान हुआ, तब उन्होंने अपने सौतेले भाई के पक्ष में पाटन का राज्य हमेशा के लिए छोड़कर अन्यत्र चले गए। उदो जी ने नीम का थाना के कई गांवों को अपने अधिकार में करके राज्य करना प्रारंभ किया। इनके वंशज उदा के तंवर कहलाते हैं। इनके दूसरे भाई केलोर जी के वंशज केलोर जी के तंवर कहलाते हैं। उदा के तंवर आज भी पाटन के महलों में प्रवेश नहीं करते हैं। राणा कंवल के पश्चात उनके पुत्र आसल जी गद्दी पर बैठे। इनके वंशज आसल जी के तंवर अथवा आसो के तंवर कहलाते हैं। राणा आसल जी के समय पाटन दिल्ली के सुल्तानों के अधीन हो गया था। जिस प्रकार अन्य राज्य दिल्ली के सुल्तानों को कर देते थे, उसी प्रकार पाटन को भी कर देना पड़ा था। इसी समय पाटन के शासकों को राणा के स्थान पर राव कहा जाने लगा। आसल जी के 5 पुत्र हुए। राव आसल के बाद खीबू जी पाटन के राव बने। खीबू जी के बाद सहसमल जी तथा कपूरो जी पाटन के राव बने। कपूरो जी के 2 पुत्र थे, बिको जी व अखे जी। कपूरो जी के बाद उनके बड़े पुत्र बिको जी पाटन के राव बने। कपूरो जी के छोटे पुत्र अखे जी के परशुराम जी पुत्र थे। इन्हीं परशुराम जी के वंशज परशुराम जी के तंवर कहलाते हैं। पाटन के राव बिको जी का समय काल विक्रम संवत 1562 के आसपास का था। यह अपने समय में पाटन के स्वतंत्र राव थे। राव बिको जी के पश्चात छोटा आसल और उनके पश्चात राव बलभद्र सिंह तंवर पाटन के राव बने। राव बलभद्र सिंह ने 1564 में आगरा के लाल किले की नकल पर पाटन में किला बनवाया था। आगरे के किले का जीर्णोद्धार राजपूत राजा बादल सिंह ने करवाया था और वह बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था, जो दिल्ली के तोमर शासकों के अधीन लंबे समय तक रहा। जब अकबर ने इस किले में अनेक सुधार करवा कर पुनः निर्मित करवाया, उसी दौरान राव बलभद्र सिंह तंवर ने भी पाटन में आगरे के इस किले की नकल का किला बनवाया था। राजपुताने की विभिन्न रियासतों के साथ अकबर के संधि कर लेने के पश्चात लगभग पूरा राजपुताना मुगलों की मनसबदारी में आ गया था। जो बड़े बड़े राजा थे, उन्हें बड़ा मनसब और छोटे जागीरदारों को छोटा या उनकी बहादुरी के अनुसार मनसब देकर मुगल राज दरबार में आरूढ़ कर दिया गया। जयपुर के राजाओं के साथ आसपास के छोटे मोटे राजाओं ने भी सीधे मुगलों के अधीनता को स्वीकार किया था। इसी कड़ी में पाटन के तोमरों ने भी मुगल सत्ता को स्वीकार कर सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि राव बलभद्र सिंह के समय कोटपुतली को मुगल सूबे में मिलाकर वहां टकसाल बनाई गई थी। बादशाह ने इस टकसाल की देखरेख का जिम्मा राव बलभद्र सिंह को सौंपा था। 1601 में मुंगेर की लड़ाई के दौरान बादशाह ने राव बलभद्र सिंह को भेजा था। दुर्ग बहुत ही सुदृढ़ था, जिसे जीतना मुश्किल हो रहा था। उसी दौरान बादशाह ने राव बलभद्र सिंह को मुंगेर फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी। जब दुर्ग पर चढ़ने का कोई सफल प्रयास नहीं हो सका, तो राव बलभद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ सिर पर केसरे साफे बांधकर दुर्ग के द्वार को तोड़ दिया और वहीं पर ही वह वीरगति को प्राप्त हुए। इनके वीरगति पाने के पश्चात इनकी रानी इनके साथ सती हुई, जिनकी स्मृति में बनी मुंगेर में छतरी आज भी मौजूद है। मुंगेर का दुर्ग फतेह कर लिया गया, परंतु बादशाह अकबर ने राव बलभद्र सिंह की वीरगति पाने पर दुख प्रकट किया और उनके पुत्र दलपत सिंह को राव का खिताब और खिलत देकर पाटन भेजा। राव बलभद्र सिंह वीर होने के साथ जीर्ण माता के परम भक्त थे। उनकी वीरगति पाते समय
युद्ध क्षेत्र में ही जीर्ण माता ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि पाटन जाए बिना मेरी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तब से जीर्ण माता के मंदिर के पट खुलते समय सर्वप्रथम पाटन के दर्शनार्थी को दर्शन कराया जाता है। राव बलभद्र सिंह के पश्चात क्रमशः राव दलपत सिंह, राव प्रताप सिंह और राव केसरी सिंह हुए। राव केसरी सिंह को सिंह राज भी कहा जाता है। राव केसरी सिंह का शासनकाल शांति काल था। उन्होंने पाटन में बादलगढ़ महल बनवाया था और महलों के मध्य एक सरोवर भी बनवाया था। इनके समय पाटन में स्थापत्य और कला का विकास हुआ था। राव केसरी सिंह के पश्चात क्रमशः फतेह सिंह, जसवंत सिंह और घासीराम जी तंवर पाटन के राव बने। 1699 में राव घासीराम जी तंवर की मृत्यु के पश्चात पाटन के महाराव बक्सीराम जी तंवर बने। राव बक्सीराम जी की 2 पुत्रियों को उल्लेख मिलता है जो जोधपुर महाराजा अजीत सिंह और महाराजा बेर सिंह को ब्याही गई थी तथा इनके 2 पुत्र समरथ सिंह और रणजीत सिंह भी थे। रणजीत सिंह ने खितड़ी के सीहोर में अपना शासन स्थापित किया था। राव बक्सीराम जी तंवर के उत्तराधिकारी राव समरथ सिंह हुए। राव समरथ सिंह को धीरज सिंह भी कहा जाता है। राव समरथ सिंह के पश्चात पाटन के राव संपत सिंह हुए। राव संपत सिंह के समय की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती है। उनके समय में राजपूताने के शासकों और मराठाओं के मध्य तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा 1767 में जयपुर के महाराजा माधव सिंह की सेना और भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह के मध्य तोरावाटी के मावंडा में भयंकर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें तोरावाटी के तोमरों ने जयपुर राज्य का साथ देते हुए भरतपुर की सेना के खिलाफ वीरता और शौर्य दिखाया था। राव संपत सिंह के समय की दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई पाटन का युद्ध था, जो राजपूताने के जोधपुर, जयपुर और अन्य राजपूत राजाओं और मराठा महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में पाटन के तंवरों ने भी भाग लिया था तथा युद्ध में भाग लेने वाले राजपूतों को शरण देने के कारण मराठाओं ने पाटन के दुर्ग को घेर लिया और पाटन के राव संपत सिंह को कड़े संघर्ष के पश्चात संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के पश्चात पाटन, जो अजय दुर्ग था, उसे मराठाओं के सामने अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। इस युद्ध के पश्चात पाटन की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। राव संपत सिंह के पश्चात राव जवाहर सिंह पाटन की गद्दी पर बैठे। राव जवाहर सिंह के समय मराठाओं ने कोटपुतली, जो तोरावाटी का सूबा था, उसको अलवर के राव बख्तावर सिंह को बेच दिया तथा पाटन के रावों का राज्य मराठाओं के कारण टूटने बिखरने लगा था। राव जवाहर सिंह के समय पाटन में कला और साहित्य का अच्छा विकास हुआ था। जयपुर के महाराजा जगत सिंह से शेखावाटी और अन्य ठिकानेदारों की नाराजगी के कारण अमीर खान ने इस क्षेत्र में खूब आतंक फैलाया तथा 1818 की अंग्रेजों के साथ हुई संधि के समय जयपुर महाराजा ने अपने प्रभाव से पाटन के इलाके को जयपुर की सीमा में मानते हुए अंग्रेजों से पाटन सहित जयपुर की संधि कर ली, जिससे तोरावाटी अथवा तंवरावाटी और पाटन जयपुर के अधीन माना जाने लगा। उस समय पाटन के राव ने उस संधि को मानने से इनकार कर दिया था, परंतु राव जवाहर सिंह के पुत्र लक्ष्मण सिंह ने राज सत्ता के लालच में आकर राव जवाहर सिंह की हत्या कर दी और अपने छोटे भाई बिशन सिंह को कैद कर लिया। इस घटना के पश्चात जयपुर के महाराजा ने मौके का फायदा उठाकर हस्तक्षेप किया और किशन सिंह के नेतृत्व में जयपुर की सेना को भेजकर राव लक्ष्मण सिंह से जुर्माना वसूल किया। राव लक्ष्मण सिंह के समय 1835 में पाटन जयपुर के मार्फत अंग्रेजों का करद राज्य बन गया था तथा 1837 में पाटन को जयपुर के अधीन कर दिया गया। राव लक्ष्मण सिंह के समय पाटन में अव्यवस्था तो बनी रही, परंतु लक्ष्मण सिंह ने अनेक निर्माण कार्य भी करवाए। पाटन पर्वत पर गोपाल भगवान का मंदिर भी बनवाया था। राव लक्ष्मण सिंह के पश्चात राव किशन सिंह, राव मुकुंद सिंह, राव उदय सिंह और राव वीर विक्रम सिंह पाटन की गद्दी पर बैठे। पाटन के वर्तमान राव दिग्विजय सिंह जी तंवर है। पाटन के तोमरों ने अंग्रेजों से संधि होने से पूर्व तक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा तथा समय समय पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी करते रहे। तोरावाटी क्षेत्र में तोमरों के पाटन के अलावा छोटे मोटे 100 से अधिक ठिकाने बंधे तथा वहां के तोमरों ने प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय इतिहास को प्रभावित करने का भरपूर प्रयास किया। कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में तोरावाटी के तोमरों ने प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की तथा देश की स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।